अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आता हूं रोज शाम को 6 बजे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आया गया है दोस्तों यहाँ पे हर दिन की तरह। आज सेट नंबर 5 है, तो आप भी हमारे साथ जुड़े शाम को 6 बजे डेली, और यहाँ पे आप भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। दूसरी चीजें यहाँ पे है दोस्तों कि जो छात्र यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए वो सुबह के 4 बजे करेंट अफेयर का सिनारियो देखना ना भूलें। करेंट अफेयर का सिनारियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको डेली बेसिस पे दिए जा रहे हैं, और 66 बीपीएससी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है करेंट अफेयर और हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का जो पार्ट है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वेटेज है इसका, और करेंट अफेयर का। तो करेंट अफेयर डेली बेसिस पे तो करा ही रहा हूं, इसके अलावा मंथली बेसिस पे भी आपको करेंट अफेयर दिए जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं आपके। ठीक है, तो 30 मई का जो करेंट अफेयर दिया गया है ना, वो देख लीजिएगा। वो वीडियो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फायदेमंद है, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मई मंथ का ये पूरा करेंट है। ठीक है, ईयरली भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जी हाँ, ईयरली जो आपका समसामयिकी होगा वो भी करा दूंगा। ठीक है, करीब 4 से 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा पूरे साल का करेंट अफेयर। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के आपको शेयर कर दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस सेट का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों। कोयोटा प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर कीजिएगा। देखिए, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि बनाया गया था दोस्तों, किसके लिए? तो जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रख के बनाया गया था। इसमें जो इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो CO2 बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है दोस्तों, ठीक है, इसके उत्सर्जन तथा वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, GHG कहते हैं ना, ग्रीन हाउस गैसेस जो है, उनमें जो कमी आई है उसकी उपस्थिति को कम करना। ठीक है, जिसके चलते CO2 का मात्रा बढ़ रहा है वायुमंडल में। तो ये तो CO2 हमारे लिए अच्छा भी है बढ़ना, और थोड़ा सा हानिकारक भी है। हानिकारक है क्योंकि देखिए, इससे ज़्यादा अगर हम लोग सेवन करेंगे तो हम लोग को खतरा है, लेकिन अगर CO2 वातावरण से खत्म ही हो जाएगा तो फिर जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो क्या खाएंगे? क्योंकि ये तो CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो जब ये CO2 ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन हमें कैसे मिलेगा? ठीक है, तो ये एक साइकिल है, एक तरह से बदलाव है, नहीं होगा तो ये खत्म होगा, तो इससे भी हमें घाटा ही है। तो इसके लिए एक यहाँ पे दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया। इस प्रोटोकॉल में यह सिद्धांत दिया गया कि औद्योगिक जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी देश हैं, उसमें CO2 का उत्सर्जन जो है मात्रा को कम करने का आवश्यकता है। जी हाँ, CO2 काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते इसको कम करने का आवश्यकता भी है। और इस प्रोटोकॉल को दोस्तों 1997 में क्योटा में, जी हाँ 1997 में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पे? क्योटा, जापान। ठीक है, याद रखिएगा जापान में अपनाया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से दोस्तों कि जापान की करेंसी क्या है? तो याद रखिएगा जापानीज येन होती है। ठीक है, करेंसी। यहाँ का कैपिटल टोक्यो होता है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा, बार बार पूछा गया सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ओजोन परत से CFC, देखिए CFC से बचने के लिए बनाई गई अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी थी? आंसर कीजिएगा दोस्तों। ये भी प्रोटोकॉल जुड़ा हुआ है आपके जापान से ही। ठीक है, आपको बता दें कि जापान में ही ये समझौता हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। बी यहाँ पे उत्तर कर लेंगे। यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि हुई थी। इस संधि में दोस्तों क्या किया गया? तो ओजोन की परतों के बारे में, अब यहाँ पे, जी हाँ, ओजोन की परतों के बारे में यहाँ पे बातें की गई। इसमें जिम्मेदारी दी गई कि जितने भी पदार्थ हैं जिसके चलते ओजोन की परतें नष्ट हो रही हैं, उस पर काबू किया जाए। और ये समझौता हुआ है दोस्तों 16 सितंबर 1987 में। कहाँ पे? तो जापान में। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। इसकी सहमति व्यक्त की गई और इसको लागू किया गया था 89 में। एक्चुअली ये सहमति बनी थी 87 में, लेकिन 89 में इसको लागू किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए एक और क्वेश्चन जापान से। जापान में योकोहामा सम्मेलन 1994 में किस मुद्दे पर आयोजित किया गया? चलिए फटाफट आंसर कीजिए। आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग वीडियो देखते हैं पर आंसर यहाँ पे कमेंट नहीं करते बहुत लोग। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, कम से कम अपने जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, या फिर फेसबुक वगैरह में भी शेयर कर सकते हैं इस लिंक को। और दूसरी चीज़ें
कि यहाँ पे जितना हो सकेगा क्वेश्चन सिनारियो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, अभ्यास करना बहुत जरूरी है, ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा, क्योंकि पढ़ाई तो सब कोई कर रहा है, याद किसी को नहीं रह रहा है, तो ये प्रैक्टिस सेट का बनाना बहुत जरूरी है। तो ये सिनारियो जो है मैं शाम को आपके लिए रोज लेकर आऊँगा इसी चैनल के माध्यम से, अनअकैडमी बीपीएससी के माध्यम से। तो आप हमारे साथ यहाँ पे रोज जुड़ेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा इट्स अ सी। आपदा जोखिम में कमी के चलते हम लोग योकोहामा सम्मेलन का यहाँ पे इनोग्रेशन किया गया था 1994 में। कहाँ पे? तो जापान में। ये 3 पॉइंट तो यहाँ से नोटेबल हैं ही, लेकिन आखिर इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि एक सुरक्षित दुनिया के लिए योकोहामा रणनीति को अपनाया गया, क्योंकि प्राकृतिक में जो भी आपदा या उसके निवारण की तैयारी है या समन है, इसके कार्य योजना के लिए दिशा निर्देश तैयार करना। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे जगहों पे आपातकाल, जैसे कि अभी हमारे देश में ही अम्फान जो तूफान आया है ना, अम्फान जो तूफान आया, इसके चलते काफ़ी क्षति हुई हमारे वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे क्षेत्रों का। तो इसके लिए पहले से ही ये रणनीति बना लेना, यही कहता है योकोहामा का ये सम्मेलन, ठीक है। तो इसी के लिए इसको अपनाया गया 1994 में, 1994 में। चलिए अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कलोल जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? चलिए ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में भी, आंसर कीजिएगा दोस्तों। बिल्कुल, जिनका भी उत्तर यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, गुजरात इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, गुजरात की राजधानी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। जी हाँ, गांधीनगर। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे, है ना, इसको और अहमदाबाद को लेके कंफ्यूज रहते हैं। तो अहमदाबाद जो है दोस्तों गुजरात का ही शहर है, एक इकोनॉमिक सिटी है गुजरात का, ठीक है, कह सकते हैं। लेकिन गांधीनगर इसकी कैपिटल सिटी होती है, ठीक है, जहाँ से गांधी जी बिलोंग करते थे, ठीक है। पोरबंदर याद है ना, पोरबंदर, गांधीनगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे कलोल जल विद्युत संयंत्र है, वो गांधीनगर में ही लगाया गया था, गुजरात के, ठीक है। गुजरात का सबसे बड़ा उद्योग है ये, ठीक है। और जो आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों, इफ्को, ठीक है, इफ्को का नाम सुना होगा। ये एक भारतीय किसान उर्वरक सहकारी चीजें हैं, जिसमें कि यहाँ पे इसको उपस्थित भी किया गया है इस विद्युत संयंत्र में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 5। भारत में किस राज्य में लोनावला पावर प्लांट स्थित है? चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों। भारत में किस राज्य में लोनावला? लोनावला देखिए आपको बता दें दोस्तों कि पुणे जो शहर है महाराष्ट्र का, उससे आगे जाने पे, मुंबई की तरफ बढ़ने पे, है ना, लोनावला और खंडाला ये 2 जगह हैं जो कि प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही सुंदर दृश्य वाले जगह है। यहाँ पे टूरिज्म को लिए यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने इसको बहुत डेवलप भी किया। लेकिन यहाँ पे एक पावर प्लांट स्थित किया गया, वो है दोस्तों बी, महाराष्ट्र में। याद रखिएगा किस राज्य में है लोनावला पावर प्लांट? तो बी यहाँ पे याद रखिएगा। अच्छा, किसका है ये बता सकते हैं क्या? बिल्कुल टाटा पावर का, ये नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। टाटा पावर जो कि मुंबई महाराष्ट्र के पास वनवल में है, और लोनावला में एक इसका हाइड्रो प्लांट का संचालन किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ पे? लोनावला में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन अगर बनता है महाराष्ट्र से, तो इसकी कैपिटल सिटी याद रखिएगा, ये मुंबई होती है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। और यहाँ के अभी सीएम कौन है? तो ये हैं दोस्तों उद्धव ठाकरे जी, ठीक है, शिवसेना से आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 6। नोनमाटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? चलिए क्वेश्चन 6 भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। यहाँ पे नोनमाटी पोल रिफाइनरी किस क्षेत्र में स्थित है? बिल्कुल असम इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं, असम इज द राइट आंसर। अच्छा, असम से जुड़ा हुआ प्रश्न है यहाँ पे, तो असम की राजधानी दिसपुर होती है, आप लोग लिख लीजिएगा अगर नहीं पता है तो। और सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सोनोवाल, ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, ये उनका नाम है। दिसपुर इसकी कैपिटल सिटी होती है। अब बात आते हैं नोनमाटी रिफाइनरी पे। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि नोनमाटी जो है ये असम के गुवाहाटी में है। कहाँ पे है? तो गुवाहाटी एक शहर है यहाँ का, ठीक है, गुवाहाटी में स्थित है। और यह वह स्थान है जहाँ पे इंडियन ऑयल कंपनी यानी कि IOCL ने अपनी पहली तेल रिफाइनरी कंपनी भी बनाई थी। कब बनाई थी? तो IOCL ने अपनी 1 जनवरी 1962 को चालू किया था रिफाइनरी। क्योंकि रिफाइनरी का उद्घाटन यहाँ पे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित नेहरू जी ने कर दिया था, लेकिन रिफाइनरी को रोमानिया सहयोग के साथ बनाया गया था। किसके?
तो ये भी याद रखिएगा, रोमानिया कंपनी जो थी उसके सहयोग से इसको बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 नंबर। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो कि निम्न में से किस वजह से होती है। चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया भाई बीपीएससी में, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। जी हाँ, ये रिपीटेड प्रश्न है, आ चुका है एग्जाम में, बिल्कुल याद रखिएगा। नाइट्रेस, जी हाँ, किसकी वजह से होता है, तो नाइट्रेस की वजह से होता है, याद रखिएगा। ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो कि तब शुरू होती है जब पानी की उपस्थिति जो होती है वो दोस्तों वो क्या हो जाती है, वो नाइट्रेट का शिशु द्वारा बड़ी मात्रा में निगला जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या करेंगे यहाँ पे, इट्स अ बी इज द राइट आंसर, नोट कर सकते हैं। अच्छा, नाइट्रेट मिथाइलोबिन जो होता है बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, तो नाइट्रेट मिथाइल ग्लोबिन जो होता है दोस्तों बनाने के लिए ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ इसका प्रतिक्रिया कराया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन का वाहक नहीं होता है। ओके, चलिए, और इम्पोर्टेंट था ये क्वेश्चन, थोड़ा साइंस है इसलिए आपको बता दिया। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आपका रक्त में पर्याप्त मात्रा में मिथाइलोबिन नहीं बनता है तो शरीर में ऊतकों का जो ऑक्सीजन से वंचित होने वाला क्रिया है वो रुक सकता है, जिससे कि शिशु को अपने स्लेम झिल्ली का नीला रंग विकसित हो सकता है उसके स्लेम झिल्ली में, और जो संभवतः पाचन और श्वसन में उसको समस्याएं प्रकट भी कर सकती है। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, यहाँ से मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये ब्लू बेबी सिंड्रोम एक बीमारी है जो कि नाइट्रेस की कमी से होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। चलिए, मेघालय से क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जहाँ जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है वहाँ के कैपिटल, सीएम, गवर्नर, ये सारी चीज़ें आप नोट करते रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना एग्जाम में आपके। चलिए, तो मेघालय के गारो हिल्स की किसकी खेती के लिए जानी जाती है, गारो हिल्स। ठीक है, यहाँ पे गारो एक प्रजाति भी होती है दोस्तों। ठीक है, मेघालय में ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको बताना है वर्तमान में काउटचौक जो है वहाँ का जो प्राकृतिक रबड़ के लिए जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे आंसर बी कर लीजिएगा। ठीक है, प्राकृतिक रबड़ यानी कि रबड़ की खेती होती है वहाँ पे, मुख्य रूप से कुछ पेड़ों में लेटेक्स के रूप में ये निकाला जाता है। और लेटेक्स जो होता है दोस्तों एक चिपचिपा पदार्थ होता है, दूधिया पदार्थ होता है, जिससे कि उसके छाल में जो जो चीरा लगा रहता है, मतलब आप देखिएगा बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं। ठीक है, और उसमें कुछ यहाँ पे बैंड करके उसको रोका जाता है, जो उसके जो कैसे कहते हैं उसका लस्सा जो गिरता है ना, लस्सा कहते हैं उसको। ठीक है, वही रोकता है यहाँ पे, और ये क्या करता है कि इसको पानी की जो बरसात में पानी बारिश होते हैं तो इस वृक्ष को भी बचाता भी है। ठीक है, ये जो बैंडेज है। ठीक है, तो खैर इसके बारे में नहीं जानना हमें, यहाँ पे जानना है कि मेघालय में जो अधिकांशतः रबर की खेती होती है गारो हिल्स पर, और ये काउटचॉक यानी कि प्राकृतिक रबड़ का मुख्य स्रोत भी है यहाँ पे। ठीक है, लेटेक्स पौधे होते हैं, याद रखिएगा, ये रबड़ के, ठीक है, क्या होते हैं, लेटेक्स पौधे होते हैं, याद रहेगा ना। और एक चिपचिपा पदार्थ होता है, एक तरह का दूधिया पदार्थ है, जिसके चीरा लगाकर उसको हम लोग ये रबड़ का उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली का सुल्तान, इतिहास से क्वेश्चन आ गया है आपके लिए। दिल्ली का सुल्तान जिसने कि सीरी का किला बनाया था, चलिए आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आ सकता है ये एग्जाम में भी। सीरी किला जो है दोस्तों नई दिल्ली शहर में अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान बनाया गया था दोस्तों, ताकि हर शहर को मंगोलों से हमले से बचाया जा सके। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में भी। ठीक है, और ये 1303 में, याद रखिएगा 1303 ईस्वी में आसपास निर्मित मध्यकालीन का दिल्ली के 7 शहरों में से एक दूसरा था। ठीक है, याद रखिएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। शेरशाह सूरी के नाम से तो आप लोग अवगत होंगे ही। ठीक है, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में है, जो कि सासाराम में है। ठीक है, सासाराम एक रोहतास जिला का एक शहर है। ठीक है, जहाँ पे इनका ये मकबरा स्थित है दोस्तों। आपको बता दें कि यह इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण भी है। किसका, तो इंडो इस्लामिक है ना, यानी कि इंडिया के इस्लामिक जो लोग हैं उनका एक वास्तुकला का एक उदाहरण भी है। लोग यहाँ पे पर्यटन की दृष्टि से जाते भी हैं देखने। यहाँ पे एक कह सकते हैं कि जीता जागता दूसरा ताजमहल है, इतना खूबसूरत लगेगा दूर से देखने में। और बीचों बीच शहर बना हुआ है ये सासाराम के, आप लोग कभी आए तो जरूर देखें, ये हमारे शहर के आसपास में ही है सासाराम शहर। ठीक है,
आपको बता दें कि इसके वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान है, इनके द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे 1540 और 1545 के बीच बनाया गया था। कब बनाया गया था ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। 1540 से 45 के मध्य में इसको बनाया गया था, ठीक है। इसको दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, क्योंकि वो भी एक मकबरा ही है ताजमहल, और ये भी एक मकबरा ही है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 11, अकबर ने 1567 के अधिनियम के दौरान मवाद का शासक कौन था? तो 1567 के अभियान हुए थे, उसके दौरान में मवाद का शासक कौन था दोस्तों? आंसर कीजिएगा राणा प्रताप इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और बेस्ट क्वेश्चन है। जी हाँ, ये आ चुका है एग्जाम में। चित्तौड़गढ़ के किले की घेराबंदी करके अकबर ने यहाँ पे जीता था राणा प्रताप से, ठीक है, 1567 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपको बता दें कि उदय सिंह द्वितीय जो थे वो तब मेवाड़ के महाराणा हुआ करते थे, ठीक है, और वो महाराणा प्रताप के पिता थे। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा कीट पक्षी है? साइंस का क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा इट्स ए नेपेथेंस। नोट कर सकते हैं यहाँ पे नेपेथेंस, देखिए मांसाहारी पौधों में से एक प्रजाति है। क्या है ये? फिर से सुन लीजिएगा, मांसाहारी पौधा है ये, मांस खाने वाला है, आदमी खा सकता है ये नेपेथेंस। तो ये एक मांसाहारी पौधों की एक ऐसी प्रजाति है जिसे कि ट्रॉपिकल पिक्चर प्लांट्स या मंकी कप के रूप में भी जाना जाता है। यह मोनोटाइपिक समूह का है। मोनोटाइपिक समूह कहने का मतलब क्या कि वो मूल रूप से दलदल वाले क्षेत्रों में पाया जाने वाला वृक्ष है। ऐसे वातावरण में पोषक तत्वों में कमी होती है, इसके लिए वे कीटों से नाइट्रोजन जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व अपने खुद को प्राप्त करता है, यानी कि कीट खाता है ये पौधा और उसको क्या होता है तो नाइट्रोजन मिलता है, तभी वे जीवित रहता है, ठीक है। इसके शिकार में आमतौर पर कीट पतंगे, कभी कभी छोटे केशुरुकी और चूहे भी होते हैं, छिपकलियां भी होती हैं, अथवा ये अपना शिकार खुद बना लेता है जो इनके ऊपर चढ़ता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे 13, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का मछली है? बिल्कुल आप लोगों ने खाया होगा इस मछली को जरूर, अगर मांसाहारी हैं आप लोग, सर्वाहारी हैं तो आंसर एक कीजिएगा। रोहू मछली जो है दोस्तों बहुत फेमस है, बिहार में इसका बहुत ज़्यादा कह सकते हैं, बिहार में और बंगाल में सबसे ज़्यादा इसका आयात निर्यात होता है, ठीक है। तो मीठे पानी की मछली है दोस्तों रोहू, ठीक है, याद रखिएगा। रोहू इसको हम लोग इंग्लिश, इसका जो साइंटिफिक नेम है लेबिया रोहिता कहते हैं इसको, ठीक है, जो कि कॉर्प के परिवार के समूह से आती है ये, कॉर्प, ठीक है, CORP जैसे है ना, ये आप लिख सकते हैं, कॉर्प के समूह से आती है ये मछली। और अपने ताजे पानी की मछली जो है वो भारतीय कॉर्प का हिल्सा हुआ, एक हिल्सा भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो जिसका नाम अगर रहता है यहाँ पे तो वो भी ऑप्शन में होता, लेकिन ये नहीं है, हिल्सा है, कि याद रखिएगा ये नाम, ठीक है। हिल्सा और रोहू दोनों है मीठे पानी की मछलियाँ, ओके। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है? कौन सा जिंक मिश्र धातु नहीं है? जिंक का मिश्र धातु नहीं है दोस्तों, जल्दी से आंसर कीजिएगा। बिल्कुल बेल धातु। नोट कर सकते हैं यहाँ पे डी, यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, जिनका उत्तर डी आ रहा बिल्कुल सही है। यह आमतौर पर तांबा और टीन के लगभग 4:1 के रेशियो में बना हुआ है, क्या? बेल धातु, ठीक है। बाकी ये सारे के सारे जिंक मिश्र धातु से बने हुए हैं, लेकिन ये जो है तांबा और टीन का मिश्रण है, जो कि 4:1 के मिश्रण में बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। जब बैरोमीटर में दबाव 76 सेंटीमीटर से कम होता है तो पानी का क्वथनांक क्या होता है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, आंसर कीजिएगा, इट्स C, 1000 सेल्सियस से कम होता है। जी हाँ, जब बैरोमीटर में 76 सेंटीमीटर का दबाव से मानक जो है वायुमंडलीय दबाव माना जाता है दोस्तों, ठीक है। इस दबाव में करीब 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है दोस्तों, ठीक है। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस पर। चलिए आंसर कीजिएगा C यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। राज्यसभा की बैठक करने के लिए कोरम क्या है? राज्यसभा के बैठक के लिए दोस्तों यहाँ पे कोरम क्या है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स B। नोट कर लीजिएगा, 25 सदस्यों का होना। यह संविधान के आर्टिकल 100 में है ना, ये अवशिष्ट किया गया है, बताया गया है कि संसद में किसी भी सदन की अगर बैठक होती है तो उसको आयोजित करने के लिए तो कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए? तो 1/10 होना चाहिए, यानी 10वां हिस्सा होना चाहिए उसका, ठीक है, याद रखिएगा। कुल 25 सदस्य यहाँ पे दोस्तों होंगे, ठीक है,
याद रखिएगा कोरम में। अब मैं आपको सारी चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि राज्यसभा की कुल सदस्यता कितनी होती है, 245 की। इसलिए इस बैठक का आयोजन करने के लिए कम से कम यहाँ पे इसका 1/10वां भाग यानी कि 25 लोग कम से कम होने ही चाहिए दोस्तों, उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्नलिखित में से कौन भारत की पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? ये जुड़ा हुआ लिखा है, तो आंसर बताइएगा, जुड़ा हुआ है कौन से पंचवर्षीय योजना से? आंसर कीजिएगा यहाँ पे, इट्स बी, पीसी महालनोबिस। नोट कर सकते हैं दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। नोट कर लीजिएगा, इनका पूरा नाम है। ठीक है, और ये ऐसे विचारक थे जिन्होंने भारत में पंचवर्षीय योजना के निर्माण में अपना योगदान दिया। द्वितीय पंचवर्षीय पूछा जाएगा कि कब से कब तक था, तो याद रखिएगा 1956 से 1961 के बीच का था, जो कि महालनोबिस मॉडल भी कहा गया है ये, महालनोबिस। ठीक है, नोट कर सकते हैं, महालनोबिस, महालनोबिस। ठीक है, चलिए इसमें भारी उद्योगों की भूमिका जोर पे दिया गया था, यानी कि उद्योग जगत को बढ़ावा दिया गया इस योजना में। उसके बाद तो फिर युद्ध हो गया था, है ना, तो युद्ध हुआ तो सारी चीज़ें ठप हो गई। चलिए नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था। आंसर कीजिएगा दोस्तों, मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया था दोस्तों, आंसर कर सकते हैं, इट्स सी, 1906 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 30 दिसंबर 1906 में की गई, और यह भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए ढाका में, जी हाँ, बांग्लादेश की राजधानी होती है ढाका, जहाँ पे नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। चलिए फटाफट आंसर करते हैं यहाँ पे। पृथक निर्वाचन क्षेत्र का कब लागू किया गया था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र कब लागू किया गया था? आंसर कीजिएगा दोस्तों, 1909 में। बी इज द राइट आंसर। ओके, 1909 में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। यह पहली बार था कि जो विधायी निकाय थे, सीटें जो थी मुसलमानों के लिए धर्म के आधार पर आरक्षित की गई थी। ठीक है, इसलिए इसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी कहा गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा दांडी मार्च की शुरुआत कब की गई थी? बिल्कुल, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, 22 मार्च 1930 को। ठीक है, याद रहेगा, गांधी जी ने दांडी मार्च के उपक्रम में 22 मार्च 1930 को ये शुरुआत हुआ था। ठीक है, और 24 दिवसीय ये मार्च था, यानी कि 24 दिन लगातार ये मार्च चला था। ठीक है, ये भी एक याद रखने वाली बात है यहाँ पे। और इसमें व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन को गति दी गई। किसको? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ राज्यसभा के रूप में हिंदी को किस वर्ष अपनाया गया था? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, 1949 में। ठीक है, याद रखिएगा। आंसर है यहाँ पे कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में इसको अपनाया गया दोस्तों। ठीक है, आंसर क्या करेंगे, बी कर लीजिएगा यहाँ पे। और 1950 में भारत के संविधान ने देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा भी घोषित कर दी थी। कब? तो 1950 में। किसको? तो देवनागरी को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज के लिए आवाज उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बिल्कुल, दयानंद सरस्वती। बी इज द राइट आंसर। नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, दयानंद सरस्वती ने पहली बार 1876 में, ये भी आप डेट नोट कर सकते हैं, स्वराज पार्टी यानी कि स्वराज को भारत भारतीयों के लिए कहा था। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे दोस्तों लोकमान्य तिलक के द्वारा प्रचारित भी किया गया था इसके बारे में। दयानंद सरस्वती एक सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक भी थे, जो वैदिक धर्म का सुधार आंदोलन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे, दोनों ही। आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों। जी हाँ, क्या करेंगे, डी कर लीजिएगा। ये भी 1867 की ही बात है दोस्तों, ये याद रखिएगा। 1967 की बात है, सॉरी 1867 की बात है दोस्तों यहाँ पे, जो ये केशव चंद्र सेन ने महाराष्ट्र के दौरे के दौरान इसको प्रार्थना समाज की स्थापना भी की थी। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, प्रार्थना समाज का एक नेता है जिनका नाम है आरजी भंडारकर, ये आप नोट कर लीजिए उनका नाम। 1870 जब हुआ
ठीक है। 1870 जब हुआ तो न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे ने इस समाज में शामिल हुए और इस समाज का ज़्यादातर काम रानडे के उत्साह और समर्पण को ही दिया जाता है। तो आत्माराम पांडुरंग तो थे ही स्थापक, लेकिन जो इनका जो योगदान था गोविंद रानडे का, जो कि एक न्यायमूर्ति थे हमारे देश के, तो इनका योगदान माना गया 1870 के बाद, जी हाँ, प्रार्थना समाज के लिए। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं दोस्तों। 1813 के चार्टर एक्ट में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं था? तो आंसर कीजिएगा, इट्स ए, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्य एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था दोस्तों। आंसर क्या करेंगे? ए, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर जब भी बात करें दोस्तों, चार्टर अधिनियम के बारे में, इस अधिनियम के बारे में जब भी पूछे तो 1813, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये भी पूछ सकता है। हालांकि चीन के साथ व्यापार और भारत के साथ चाय में व्यापार का एक अधिकार बरकरार रखा गया था उसके बाद भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे? तो ये क्वेश्चन कल मैं करा चुका था, आपको बता चुका हूँ। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा इज द राइट आंसर। ओके, 9 दिसंबर 1946, बिल्कुल बहुत सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग, अगर यहाँ पे कर रहे हैं 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विशासनीय विधायिका नहीं है? बिल्कुल आंसर कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे इट्स ए, पंजाब में द्विसदनीय विधायिका, यानी कि यहाँ पे राज्य में विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, ये दोनों ही होने चाहिए। तो ये जो कि पंजाब में नहीं है दोस्तों। बाकी तेलंगाना, कर्नाटक और बिहार, टोटल वैसे तो 3 है यहाँ पे, लेकिन टोटल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये शामिल है दोस्तों, जिनमें कि बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये शामिल है, और एक आंध्र प्रदेश, ठीक है। तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार तो है ही, इसके अलावा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 1952 की राष्ट्रीय वन नीति को निम्नलिखित में से किस वर्ष में संशोधित किया गया था? चलिए आंसर कीजिएगा फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 का। और देखिए, वीडियो पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ आपको सारा डिटेल बताया जा रहा है क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ऐसे ही आपको पढ़ना होगा अपने आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेस्ट का टेस्ट हो गया और जानकारी भी आपको हो गई। आंसर सी होगा यहाँ पे 1988 में, जी हाँ, वन नीति को यहाँ क्या किया गया था? संशोधन किया गया था दोस्तों, ठीक है। भारत में उन देशों के एक जिनकी 1894 की वन नीति है, ठीक है, और जिनमें कि 1988 का, ठीक है, ये 1894 में बहुत सारे देशों का वहाँ पर वन नीति है, लेकिन भारत में 1988 में इसको अपनाया गया। जी हाँ, 1952 में और फिर 1988 में इस नीति का संशोधन किया गया था, यानी कि एक बार यहाँ किया गया और एक बार यहाँ किया गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज़ादी के बाद ये पहला संशोधन हुआ था, ठीक है, अभी उसके बाद नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 880 सेंटीमीटर। अरे ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पूछ दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हो सकता है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ दिए जाए। तो देखिए यहाँ पे परिधि दी गई है दोस्तों आपको, कितना? 880, यानी कि क्या होता है परिधि हमारा, क्या होता है दोस्तों? 2πr होता है ना, 2πr होता है, ठीक है, परिधि दी गई है। अब आपको बताना है कि उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें, यानी कि हमारा r जो है इसका डबल करेंगे, यानी कि जो हमारा डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, r बराबर क्या होता है, d बराबर क्या होता है, r/2 होता है, 2r होता है, ठीक है। तो r निकल जाएगा d/2, यानी कि इसको हम लोग d/2 लिख सकते हैं, 2 के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 880 बराबर पाई इंटू डी, ठीक है। तो ये पाई इधर भेज दो, 22/7 होता है, ठीक है। तो 7 इधर जाएगा और 22 नीचे आएगा, तो 22 से कट जाएगा 4 बढ़ते हुए, ठीक है। तो 728, 280 डायमीटर होगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? चलिए, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है? भारत का नक्शा आप लोग देखेंगे कुछ इस तरह से है ना, ये ऊपर का नॉर्थ पार्ट है इसका भारत का। तो हमारा जो दक्षिणी बिंदु है दोस्तों, ये निकोबार पे है, जो कि एक प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, प्रकाश स्तंभ है, जो कि इंदिरा पॉइंट कहलाता है। ओके, आंसर क्या करेंगे? इट्स अ बी, इंदिरा पॉइंट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। अच्छा, मेसोथेलीमिया, जो मेसोथेलियोमा फेफड़ों के कैंसर का एक प्रकार है, जो क्या होता है? बिल्कुल आंसर कीजिएगा, वो एक अभ्रक होता है। ठीक है, मेसोथेलियोमा जो है एक प्रकार का कैंसर होता है जो कि ऊतक में पतली परत से विकसित होता है, जो कि कई आंतरिक अंगों को एक रूप में जाना जाता है और ये कवर करता है इसको। ठीक है, और आपको बता दें कि एस्बेस्टस के संपर्क में, जैसे कि बहुत सारे जो एस्बेस्टस की कंपनी होती है, उस कंपनी में काम करने वाले लोगों को ये 80% होता है कि उसको फेफड़े का कैंसर होना जायज़ है। ठीक है, इसलिए आंसर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी कर लेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे फटाफट आंसर कीजिएगा। अब क्वेश्चन बहुत कम बचे हुए हैं, इसलिए पूरा वीडियो देख कीजिएगा, वीडियो बीच में छोड़िएगा मत, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे दिए नहीं है मैंने। 50 क्वेश्चन है, लेकिन डिस्क्रिप्शन के साथ दे रहे हैं आपको। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, केरला में। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बताया गया, कब 2019 का भी और 20 का भी डेटा लिया गया और 2018 का भी 19 का भी डेटा लिया गया। इनमें सबसे कम मृत्यु दर केरल का ही था दोस्तों। जी हाँ, शीर्षीय मृत्यु दर, जिसको हम लोग IMR कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके नो, इसके बारे में आपको बता दें कि दूसरे और तीसरे स्थान पे मिजोरम और कर्नाटक था, मिजोरम और कर्नाटक था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। आपको बता दें कि केरल जो है IMR 6 यानी कि एकल में यहाँ पे, जिसमें सभी राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, बच्चे की मृत्यु दर सबसे कम है यहीं पे। ओके, चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। भारत के किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, कम जनसंख्या बोला गया है? तो घनत्व के बारे में पूछा गया, सबसे कम जनसंख्या का घनत्व, यानी कि जो वहाँ पे जनसंख्या प्रति व्यक्ति कितना है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर पे 17 ही व्यक्ति हैं। आंसर कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश, जो कि सबसे कम घनत्व है यहाँ पे। ठीक है, लोग ही कम है यहाँ पे। दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सबसे देखा जाए तो अधिक जनसंख्या घनत्व है, जिसमें कि 11,297 प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो 11,297, और यहाँ पे तो मात्र 17 एक वर्ग किलोमीटर में। सोचिए कितना डिफरेंस है। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड मैंने वीडियोस बहुत सारे दिए हैं अपने चैनल वाइट एजुकेशन पे, वहाँ पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स सी, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। ठीक है, इट्स सी, अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चांगलांग में। यह भारत का चौथा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। ठीक है, जहाँ पे करीब 27 डिग्री नॉर्थ जो है अक्षांश पर दुनिया के सबसे उत्तरी तराई सदाबहार वर्षों वाला वन भी स्थित है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिएगा। बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये है दोस्तों, इट्स अ सी, वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग दोस्तों एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसकी स्थापना भारतीय संविधान के आर्टिकल, जी हाँ, 280 के तहत की गई है। और ये क्या प्रदान देता है, तो वित्तीय, जो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करता है वित्तीय आयोग। ठीक है, इसका दोस्तों कब अस्तित्व में कब लाया गया था इसको, तो 1951 में। ठीक है, याद रहेगा। इसके लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो, नीति आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग तथा केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का निर्माण भी इसके साथ साथ किया गया था। ओके, पॉइंट नोट कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही बोला गया है? तो इसमें मात्र एक ही कथन है जो कि सही बोला गया है, वो है सी, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, बस। ठीक है, ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। लोकसभा के सदस्य में 5 साल तक या जब तक राष्ट्रपति की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा निकाय हो, उसको भंग नहीं किया जा सकता है, और जब तक उनके सदस्य रह सकते हैं। भारत के संविधान के द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम शक्ति कितनी है, तो 552 है। ये भी आप याद रखेंगे, पूछा गया है प्रश्न, इसलिए मैं बता दिया। और वर्तमान में अभी सदन में करीब 545 सीट ही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, IMF के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो बोलिए,
IMF के बारे में क्या कथन यहाँ पे सही दिया गया है? सबसे पहले तो इसके फुल फॉर्म जान लीजिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। और जो कि सदस्य का यहाँ पे दोस्तों बताना चाहेंगे कि भुगतान की समस्याओं को संतुलन को निपटाना करने के लिए इस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया गया, स्थायी रूप से लाया गया था। विश्व बैंक के विपरीत यह दुनिया की मौद्रिक प्रणाली का स्थिरता का निरीक्षण करता है और इसका उद्देश्य क्या है? तो मध्यम आय और निम्न आय वाले देशों को सहायता प्रदान करना। IMF का ये पूर्ण काम है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी, यह सदस्य देशों को वित्त पोषण देता है, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, मुगल राजकुमारी हैं गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा किसके अनुरोध पर लिखा था इन्होंने? बिल्कुल अकबर के, ठीक है। गुलबदन बेगम हुमायूं की बेटी भी थी, अकबर की बहन हुई, तो इन्होंने अकबर के कहने पे ही ये इन्होंने हुमायूंनामा लिखा था। आंसर डी कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और उसने अपने भतीजे सम्राट अकबर के अनुरोध पर अपने सौतेले भाई सम्राट हुमायूं के जीवन का लेखा जोखा हुमायूंनामा भी लिखा था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और ये सौतेला बेटा अकबर था, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? चलिए दिवस से आखिर क्वेश्चन आ ही गया, और दिवस से रिलेटेड मैंने 30 मई का एक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है, सुबह 4 बजे वाला, वो जाके जरूर देखिएगा आप लोग, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं 50 वहाँ पे, और उसको देख लीजिएगा एक बार आप लोग, ओके। चलिए 30 मई का, 31 में तो 10 क्वेश्चन है जो कि डेली बेसिस पे दिए जा रहे हैं। 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों 22 मार्च को जल दिवस हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों। विश्व में जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और मीठे पानी का संशोधन के स्थायी प्रबंधन न की वकालत करने के लिए इस दिन को शुरुआत किया गया, ठीक है। 22 मार्च को समझिएगा ये जल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्टर ब्रॉडबैंड रिपोर्टर के रूप में जानी जाती है? आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे। और देखिए जो अभी कुछ पुराना क्वेश्चन गया अभी, है ना, विश्व जल दिवस का थीम भी पूछ सकता है 2019 का, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, ठीक है, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, ये थीम था उसका, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 39 पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्टर ब्रॉडलैंड रिपोर्ट, माफ कीजिएगा ब्रॉडबैंड मैंने बोल दिया, ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के रूप में जानी जाती है? तो आंसर कीजिएगा, इट्स ए आवर कॉमन फ्यूचर इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा, आवर कॉमन फ्यूचर जो है शीर्षक वाली एक रिपोर्टर है, जिसको नॉर्वे के पूर्व प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पे ग्रो हॉरलेम, जी हाँ, ब्रॉडलैंड के जो पर्यावरण और विकास पर इसको सम्मानित किया गया अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। आंसर क्या करेंगे? जी हाँ, इट्स आवर कॉमन फ्यूचर। दोस्तों यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1987 में प्रकाशित किया गया था, आवर कॉमन फ्यूचर। क्वेश्चन नंबर 40, मानव शरीर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का स्राव कहाँ होता है? आंसर कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, इट्स अ सी, पेट में, स्टोमक में, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जी हाँ। और जो हमारा पेट में ल्यूमेन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है, कहाँ पे? ल्यूमेन में, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष की लंबाई दूरी कितनी होती है? जो कि दूरी का इकाई होता है दोस्तों प्रकाश वर्ष, ठीक है, याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो ये कितना होता है? तो याद रखिएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है, ठीक है, ये ऐसा होता है, ये पावर में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य और तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में। संलयन सूर्य और तारों का ऊर्जा स्रोत कहलाता है, क्या? संलयन। आंसर क्या करेंगे? सी, नाभिकीय संलयन, ठीक है, जिसमें कि 2 प्रकाश नाभिक होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, और एक नाभिक में जैसे कि हीलियम होता है, और ये संयोजित होते हैं, और इस प्रक्रिया में जो भारी ऊर्जा छोड़ते हैं, हमारा सूरज भी एक तारा के रूप में शामिल होता है, ठीक है, सूर्य भी एक तरह तारा ही है, तो ये तारों का नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत। अच्छा 43 पे आते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में ब्रिटिश नाइटहुड को त्याग दिया था? बिल्कुल आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी। आंसर कीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था, अंग्रेजों के द्वारा ये किया गया, उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा जो दिया गया था इनको अवार्ड ब्रिटिश नाइटहुड का, जो कि एक
बहुत ही बड़ा सम्मान होता है ब्रिटिश के लिए, ठीक है, उसको इन्होंने त्याग दिया था। कब? तो सन 1919 में, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 44, जैन धर्म का 23वां तीर्थकर कौन था? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, याद रख सकते हैं, पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के ये, ठीक है, और दोस्तों धर्म प्रचारक भी थे, ठीक है। उन शुरुआती तीर्थकरों में से एक हैं जिन्होंने ऐतिहासिक हस्तियों के रूप में इनको स्वीकार किया गया, जो जैन स्रोत 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में रहते थे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 45, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नाम सुनते ही आपको यहाँ पे याद आता होगा कुछ, जी हाँ, बी, जिनेवा में है इसका मुख्यालय, ठीक है, याद रखिएगा, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। 45 का आंसर क्या करेंगे यहाँ पे? जी हाँ, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है और ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का नियम संचालित करता है। इस आधारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को मार्केश समझौते के तहत इसको शुरुआत किया गया और 15 अप्रैल 1994 को 123 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है, 123 देशों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोलविदों में से पहला था? खगोलविदों में से पहले थे, उनका नाम था सी, आर्यभट्ट इज द राइट आंसर। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, गुप्त के युग में, ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट है। जो आर्यभट्ट का समय काल दोस्तों अगर पूछ सकता है तो 476 से लेकर 550, याद रखिएगा, ठीक है। ये था क्या दोस्तों? सी, यानी कि जो क्राइस्ट पूर्व यानी कि ईसवी पूर्व, ठीक है, याद रखिएगा, ये इनका समय काल था आर्यभट्ट का। क्वेश्चन नंबर 47, कथा सरित सागर के लेखक कौन थे? आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, सोमदेव थे, याद रखिएगा, कौन थे? तो 47 का आंसर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे? इट्स अ सी, सोमदेव थे। जी हाँ, कथा सरित सागर के सोमदेव के द्वारा ये संस्कृत में लिखी जाने वाली कवितंगियों में से एक थी दोस्तों, जो कि 11वीं सदी में लिखी गई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ण स्वराज प्रस्ताव कब पारित किया गया था? बिल्कुल, जिनका उत्तर आ रहा है दोस्तों बी, 1929 में, याद रखिएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, 48 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 49, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको, सरोजनी नायडू थी, ठीक है, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सन 1925 में, ये भी नोट कर लीजिएगा आप लोग, यह 1925 के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी और ये कहाँ पे की थी? तो कानपुर में, उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर। और बता दें कि वह ऐसा करने वाली भारतीय पहली महिला थी जो कुल मिलाकर एनी बेसेंट दूसरी यहाँ पे, जो कि पहली महिला थी और ये दूसरी महिला बनी थी, है ना। लेकिन एनी बेसेंट जो थी भारतीय मूल की नहीं थी, वो ब्रिटिश मूल की थी, इसलिए यहाँ पे अगर पहला पूछे भारतीय महिला बोल के तो आप सरोजनी नायडू पे ही टिक करेंगे। और आज का आखिरी प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग स्थापना कब की गई? भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर कीजिएगा, इट्स ए 1948 में, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए 1948 में, राइट आंसर हो जाएगा 10 अगस्त 1948 में वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत दोस्तों की गई थी ये, ठीक है। चलिए याद रहेगा। तो ये पूरा क्वेश्चन सिनारियो जो था दोस्तों, आपको कैसा लगा? वीडियो को एक लाइक और शेयर करके हमें ज़रूर बताएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करेंगे, ठीक है। और रोज़ शाम को 6 बजे ज़रूर मिले हमसे यहाँ पे और सुबह के 4 बजे, जी हाँ, सुबह के 4 बजे करेंट अफेयर का वीडियो तो ज़रूर देखें। धन्यवाद।